हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी सर्स यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.3 के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। डेट्स क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने प्रीवियस दो लेक्चर्स में उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन दिया है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट। ये जो है ना एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है एक वर्ड है जिसका नाम है असैसिनेशन। वर्ड क्या है? असैसिनेशन। पहले आप देखो इस वर्ड में टोटल कितने अल्फाबेट्स है? 3, 6, 9, 13। टोटल है इसमें 13 अल्फाबेट्स। कितने अल्फाबेट्स है टोटल? 13 या 13 लेटर्स है इसमें। अब आगे दिया गया है क्वेश्चन में इस असैसिनेशन वर्ड के अल्फाबेट्स में से आपको एक अल्फाबेट चुनना है और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप असैसिनेशन वर्ड से एक अल्फाबेट चुनोगे तो कितने चांसेस है वो अल्फाबेट वोवेल होगा। यह है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है अगर आप एक अल्फाबेट इस वर्ड से चुनोगे तो कितने चांसेस है वो अल्फाबेट कंसोनेंट आएगा। चलो इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से समझते हैं। से एक यहां पे एक जार है, इस जार में इस असैसिनेशन वर्ड के सारे अल्फाबेट्स लिखेंगे। ए है, एस है, एस है, ए है, यहां पे कुछ इस तरह से है, एस यहां पे, आई एन है, ये है, टी है, आई हो, ये सारे इसमें मिक्स किए गए हैं ऐसे अल्फाबेट। सपोज ये प्लास्टिक के बने हैं, रबड़ के ऐसे लेटर्स। फिर आप इसमें हाथ डालोगे, ऐसे नहीं झांक के देखना नहीं कि कौन कौन सा लेटर कहां पे है, ऐसे रैंडमली आप इसमें हाथ डालोगे, फिर वहां से एक अल्फाबेट निकालोगे। बताओ कौन सा अल्फाबेट वो हो सकता है? वो 13 अल्फाबेट्स में से कोई भी एक अल्फाबेट हो सकता है। दैट इज जो आउटकम यहां पे है अल्फाबेट निकलने का वो इक्वली लाइकली है। फर्स्ट थिंग। अब दूसरी बात, अब इन अल्फाबेट्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। वो अल्फाबेट वोवेल भी हो सकता है, वो कंसोनेंट भी हो सकता है। अब आपको बताना है कितने चांसेस है वोवेल वाला अल्फाबेट निकलेगा, कितने चांसेस है कंसोनेंट वाला अल्फाबेट निकलेगा। चलो हम देखते हैं। पहले देखेंगे इन 13 अल्फाबेट्स में से कितने अल्फाबेट्स वोवेल्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 वोवेल्स है। एक्चुअली वी हैव 5 वोवेल्स बट हियर आर रिपीटेड वोवेल्स। एंड कंसोनेंट्स कितने बचेंगे? ऑब्वियसली 7 बचेंगे। 7 + 6 13 बनेगा। 7 है इसमें कंसोनेंट्स। मेरा बात आ रही है ना समझ? चलो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल अल्फाबेट। कितने चांसेस है बेटा? जब आप इस जार में हाथ डालोगे तो वहां से उसमें 13 अल्फाबेट से असैसिनेशन वर्ड के, तो इनमें से जो आपका अल्फाबेट बाहर निकालोगे आपको वोवेल ही होगा। यहां पे इक्वली लाइकली आउटकम्स है, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स के केस में क्या होता है कि कितने वोवेल्स है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दिस इवेंट का मतलब है नंबर ऑफ वोवेल्स प्रेजेंट इन दिस जार और नंबर ऑफ वोवेल्स प्रेजेंट इन दिस वर्ड अपॉन में लिखना है टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, दैट्स नंबर ऑफ वोवेल्स अपॉन में क्या लिखना है? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स और टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स in word assassination। तो आंसर क्या बनेगा बेटा फिर? It implies that probability of getting vowel while picking a letter from the word assassination। कितने वॉवल्स है टोटल? 6। एंड टोटल कितने लेटर्स है बेटा? 13। ये बन गई आपकी प्रोबेबिलिटी। तो वॉवल निकलने के कितने चांसेस है? 6/13। इसी क्वेश्चन के का जो सेकंड पार्ट है उसमें फिर से यही क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि अगर आप इस जार या इस असैसिनेशन वर्ड का कोई एक अल्फाबेट चूज करोगे तो कितने चांसेस है वो अल्फाबेट कंसोनेंट होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंसोनेंट इज व्हाट बेटा? नंबर ऑफ कंसोनेंट्स। कितने हैं कंसोनेंट्स इसमें? 7। तो टोटल कितने अल्फाबेट्स है? 13। ये हुआ बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 16.3। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है, रियल लाइफ सिचुएशन जैसी है। कहते हैं एक कमिटी है, कमिटी ने क्या किया, एक लॉटरी रखी। लॉटरी का जो पैटर्न है, रूल है, टोटल है 20 नंबर्स। कितने हैं नंबर्स है टोटल बेटा? 20, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 18, 19, 20। जो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स है, सपोज ये एक थैले में है या एक जार में है, से
आप इस लॉटरी में पार्टिसिपेट करोगे। तो लॉटरी में पार्टिसिपेट करने का रूल क्या है? आपसे पूछा जा रहा है, आपको इस जार में हाथ डालना है, इस जार में से आपको 6 नंबर्स ड्रा करने हैं, 6 नंबर्स को आपने बाहर निकालना है। तो अगर आपने जो 6 नंबर्स ड्रा किए इस लॉटरी से, इस जार से, वो 6 नंबर्स अगर मैच हो गए उन 6 नंबर्स के साथ जो उस कमेटी ने पहले ही फिक्स करके रखे हैं कि जिसके 6 नंबर्स इन 6 नंबर्स के साथ मैच हो जाएंगे तो उसे मिलेगा इनाम, प्राइज मिलेगा उसे। बात आ रही नहीं समझ? चलो मैं इसमें कुछ और ऐसे बता से, ये एक लॉटरी जो है हम लोगों ने क्या किया है, सपोज हम लोगों ने बोला जो 6 नंबर्स निकालेगा उसके 6 नंबर्स अगर ये वाले 6 नंबर्स हुए, कौन से वाले? फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, दैट्स 1 2 3 4 5 6, तो उसको देंगे हम प्राइज। प्राइज कितना देंगे वो नहीं लिखा गया, से 1 करोड़। प्राइज मिलेगा उसको जो यहां से इस जार में से 6 नंबर्स ऐसे निकालेगा, वो 6 नंबर्स इन 6 नंबर्स के साथ मैच होने चाहिए, दैट्स फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि उसके 6 नेचुरल नंबर्स पहले, सपोज उसको 1 बाय 1 वहां से निकालने हैं नंबर्स 1 2 3, तो ये जरूरी नहीं कि पहले उसका निकले 1 ही फिर 2 फिर 3। अगर उसका पहले निकला 6, फिर निकला 2, फिर निकला 1, फिर लिखना 4, फिर लिखा सपोज 5, फिर आया उसका 3। इस केस में भी क्या हुआ? इसमें भी है 1 2 3 4 5 6। ये जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में भी आने चाहिए। किस ऑर्डर में? 1 2 3 4 5 6, बट ये जरूरी है यही 6 नंबर्स आने चाहिए। अगर आपने ये लॉटरी में अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, फिर अगर आपके नंबर्स आ गए 1 2 3 4 5, लेकिन आ गया यहां पे 8, आपको बेटा लॉटरी का प्राइस नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स नहीं मिले। आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स मिले थे, लेकिन जो छठवां था 6th नंबर था वो आपका 8 आया, आपको प्राइस नहीं मिलेगा। अगर किसी के ऐसे आए 8 3 4 9 18 19, कितने बने? तो अगर किसी का है तो उसको भी लॉटरी नहीं मिलेगी, बिकॉज उसमें 1 आना चाहिए, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है। तो कहने का मतलब है बेटा, यहाँ से जब आप इस जार से या इस लॉटरी में पार्टिसिपेट करोगे, आपको 1 बाय 1 6 नंबर्स को निकालना है। वो 6 नंबर्स से, ये मैंने जस्ट समझने के लिए बोला, अगर वो 6 नंबर्स पहले 6 नेचुरल नंबर्स हो गए, दैट्स आपका पहले 6 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 4 आया, बस इतना कंफर्म होना चाहिए कि वो जो आप 6 नंबर्स निकालोगे वो फर्स्ट 6 नंबर्स के साथ मैच होने चाहिए, आपको मिलेगा लॉटरी का प्राइस। लेकिन अगर आपको ऐसे 6 नंबर्स में से वो 6 के 6 नंबर्स इन नंबर्स के साथ मैच नहीं हो गए, आपको प्राइस नहीं मिलेगा। अब यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कितने चांसेस है जो पर्सन इस लॉटरी में हिस्सा लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, उसके जीतने के कितने चांसेस है। बात आ रही है ना समझ में? तो हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे जो आप इसमें हाथ डाल रहे हो और निकाल रहे हो नंबर्स, 1 के निकलने के जितने चांस है उतने ही 2 के ही, उतने ही 3 के ही, उतने ही 4 के, अप टू 20। तो हर किसी के नंबर के निकलने के चांसेस सेम है। दैट इज यहां जो हमारे आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली है। तो इक्वली लाइकली वाला कंसेप्ट जो है वही हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग लिखेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स और इवेंट्स फेवरेबल टू विनिंग अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो पहले इस क्वेश्चन नंबर 11 में हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स और आउटकम्स लिखेंगे। हमारा एक आउटकम क्या बनता है? हमें 6 नंबर्स निकालने हैं, ये हमारा एक आउटकम बनता है। जैसे आपके 6 नंबर्स ये भी हो सकते हैं, आपके 6 नंबर्स ये भी हो सकते हैं, ये भी। तो ये सपोज यहाँ पे 4 एलिमेंट्री इवेंट्स और 4 आउटकम्स है हमारे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ऐसे कितने आउटकम्स बन सकते हैं? यहां पे बेटा मैंने बोला ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो हमने इससे पहला वाला चैप्टर पढ़ा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने पढ़ी है, तो यहां पे हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज करने वाले हैं। जिसने कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन पहले से सीखी नहीं है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां मैं लिख दूंगा उस प्लेलिस्ट का जिसमें हमने पूरी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा के रखी है। वो पहले वहां पे कॉम्बिनेशन के लेक्चर्स देखे, फिर उसको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ व्हाट? सिलेक्टिंग। हमें क्या करने हैं? सिलेक्ट करने हैं। किनको करना है सिलेक्ट? 6 नंबर्स को। सिलेक्टिंग 6 नंबर्स। कितने नंबर्स में से? आउट ऑफ 20।
आउट ऑफ 20 इज, हमने पढ़ा है जब हम सिलेक्ट करेंगे चीज़ों को गिवन कुछ चीज़ों में से, लेकिन उस सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं हो, जैसे मैंने बोला अगर 1 2 3 4 5 6 आया किसी का आया 6 5 4 3 2 1, किसी का आया 2 3 1 4 5 6, उन सबको प्राइज मिलेगा, बस वो नंबर्स इनके साथ मैच आने चाहिए। इस किस ऑर्डर में हो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 20 में से हमें कितने नंबर्स को सिलेक्ट करना है, 6 को, 26 C6। इसको जब आप बेटा सिंपलीफाई करोगे ये आएगा 20 टाइम्स, आप इसमें फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो, NCR होती है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का होल फैक्टोरियल टाइम्स r फैक्टोरियल के इक्वल, लेकिन मैं यहाँ पे उससे आसान वाला तरीका करूंगा, 20 टाइम्स 19 टाइम्स 18 टाइम्स 17 टाइम्स 16 टाइम्स 15, कितनी बार 20 को मैं एक्सपेक्ट करूंगा अप टू 6 प्लेसेस तक, पूरा डिवाइड में लिखना है 6 फैक्टोरियल 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। जब आप यहां से चीजें कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेगा आंसर में 38,760। तो गिवन 20 नंबर्स में से हम अगर 6 नंबर्स को ड्रा करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो कितने डिफरेंट वे से हम 6 नंबर्स को आउट ऑफ 20 नंबर्स में सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट्स 38,760 वेज। तो 38,760 है अलग अलग हमारी सिलेक्शंस, कॉम्बिनेशंस। अब हमें बताना है हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्राइस, हमें मतलब है प्राइस से प्राइस तब मिलेगा जो आप 6 नंबर्स निकालोगे वो मैच होने चाहिए उन 6 नंबर्स के साथ जो कमिटी ने फिक्स किए गए हैं। तो हम लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने आउटकम्स फेवरेबल है, फेवरेबल से मतलब जिससे आप प्राइज जीतोगे। तो कितने आउटकम्स, एक ही है ना, अगर हमने बोला था 1 2 3 4 5 6, जिसके ये 6 नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6, वही प्राइज जीतेगा ना। तो फेवरेबल आउटकम जीतने के यहाँ पे फेवर में है एक ही आउटकम, बाकी सारे आउटकम्स क्या है, नॉन फेवरेबल। तो हम लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, जीतोगे आप कब जीतोगे, जब आपको वही आउटकम मिलेगा जो फेवरेबल होगा। फेवरेबल कितने हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल 1 है, तो अपॉन में बेटा क्या लिखना होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 38,760। ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलो भाई एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा जा रहा है आप चेक करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो डिफाइन की गई नीचे दी गई है, क्या वो कंसिस्टेंटली डिफाइंड है कि नहीं। कंसिस्टेंटली डिफाइंड प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेटा जो गिवन इंफॉर्मेशन दी होती है, इंफॉर्मेशन से मतलब है जो लिखा होता है, गिवन यहाँ पे दी गई है कि ए के होने के चांस इतने हैं, बी के होने के चांस इतने हैं, इनके इंटरसेक्शन के होने के चांस है। ये जो असाइन की गई है प्रोबेबिलिटी, क्या ये वैलिड है या इनवैलिड, क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है कि नहीं, कि किसी चीज के होने के चांसेस इतने हैं, इस चीज के होने के चांसेस इतने हैं, आपको ये बस बताना है यस और नो। तो हम कैसे बता पाएंगे, देखो क्या है, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। अब यहां से हम सेट थ्योरी में पहले जाते हैं। सेट थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ रखा है अगर इवेंट ए हो इवेंट बी हो, अगर इन दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन किया जाए, क्या किया जाएगा बेटा, इंटरसेक्शन, तो इन दो इवेंट्स ए और बी जो होते हैं ये इन दोनों के इंटरसेक्शन से बड़े या इक्वल होते हैं। कहने का मतलब है बेटा इवेंट ई में सेट ए में जितने एलिमेंट्स होंगे, सेट बी में जितने एलिमेंट्स होंगे, वो इन दो सेट्स के इंटरसेक्शन से या ज्यादा होंगे या इक्वल आएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो सेट्स के इंटरसेक्शन में उन दो सेट्स से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं ना वो ए से ही आते हैं और बी से आते हैं, कभी वो एक्सीड नहीं करेंगे ए और बी के एलिमेंट से। तो कहने का मतलब है ए एंड बी जो है उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलवेज ए इंटरसेक्शन बी से ज्यादा होते हैं। अब इन पे प्रोबेबिलिटी लगाओ, इट इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। बात आ रही है समझ में। अगर आप कोई भी दो सेट दुनिया में ले लो, उन दो सेट्स का क्या करोगे आप, इंटरसेक्शन, कभी भी उनके इंटरसेक्शन में उन दो सेट्स से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम उनके इंटरसेक्शन में उन दो सेट्स के इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं।
इंटरसेक्शन में कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन दो सेट्स से ज्यादा नहीं हो सकते। वही मैंने लिखा, सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑलवेज ए इंटरसेक्शन बी से ज्यादा होंगे। दैट मींस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वली लाइकली के केस में वो ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। दैट इज जो गिवन प्रोबेबिलिटीज दी गई है ना, जो असाइन की गई है प्रोबेबिलिटीज ए बी और इंटरसेक्शन को, उनमें कभी भी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उन दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा नहीं है। चलो हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है बेटा 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0.6। तो किस चीज का हमें ख्याल रखना है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो ऑलवेज या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से कम या इक्वल होनी चाहिए, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से कम या इक्वल होनी चाहिए। दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। Probability of A intersection B is 0.6, that is greater than probability of A, and this violates this condition, this theorem। बात आ रही ना समझ बेटा, हम लिखेंगे since probability of A intersection B is greater than probability of A। हमने यहां पे क्या लिखा, probability of A ही probability of A intersection B से या तो ज्यादा होनी चाहिए इक्वल, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी ऑफ A से ज्यादा है। हम लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट गिवन प्रोबेबिलिटीज आर नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड। जो गिवन प्रोबेबिलिटीज असाइन की गई है फर्स्ट पार्ट में वो कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं, ऐसा मुमकिन है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि किसी दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा हो सकती है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12 की फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन आप वेन डायग्राम का यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका मैं यही दिखा रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट में अब यहां पे बेटा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन, लेकिन यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है। यहां पे ए इंटरसेक्शन में बात नहीं हो रही है। अब हम लेंगे ए बी और ए यूनियन बी में क्या है रिलेशन। देखो हमने पढ़ रखा है सेट थ्योरी में, अगर सेट ए है दूसरा सेट है सेट बी, इनके यूनियन में कैसे एलिमेंट्स आते हैं, ए और बी के सारे एलिमेंट्स, ए और बी के सारे एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में आते हैं ओनली कॉमन एलिमेंट्स। ए यूनियन बी में आते हैं ए और बी के सारे एलिमेंट्स। सपोज अगर इसमें कभी 3 एलिमेंट्स हो गए, इसमें 4 हो गए, तो पॉसिबल है ए यूनियन बी में 7 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। पॉसिबल है ए यूनियन बी में 6 एलिमेंट्स हो सकते हैं, बिकॉज कुछ कॉमन हो सकते हैं, कॉमन को हम एक ही बार लिखते हैं। पॉसिबिलिटी है ए यूनियन बी में 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है ए यूनियन बी में 4 एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं है कि ए यूनियन बी में 4 से कम एलिमेंट्स होंगे, दैट्स या 2 या 1। ए यूनियन बी जो सेट होता है वो बड़ा सेट होता है ए से भी और बी से ही, तो दैट मींस यहां पे जो रिलेशन है ए यूनियन बी आपका ऑलवेज ए से भी बड़ा होगा और बी से भी बड़ा होगा। अगर हम इसी चीज पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑलवेज लेस और इक्वल टू होगी किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से। जो गिवन इंफॉर्मेशन दी गई है बेटा उसी के अकॉर्डिंग हमने बात की कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से या तो बड़ी होनी चाहिए इक्वल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से बड़ी नहीं हो सकती। चलो हम देखते हैं सेकंड पार्ट में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 0.8, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ओके है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5, 0.4, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यहां पे कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं हो रही है, सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो सेकंड पार्ट में हम कहेंगे जो असाइन्ड प्रोबेबिलिटीज है वो कंसिस्टेंटली डिफाइंड है। यहां पे लिखूंगा सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कामा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट्स इन दोनों की प्रोबेबिलिटी लेस और इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से। अब मैंने लेस और इक्वल टू पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैंने अदरवाइज हम लेस देन ही लिख सकते थे। इट इंप्लाइज दैट हम कहेंगे असाइन्ड प्रोबेबिलिटीज आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। चलो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। 16 शॉट ले लो, हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 16.3।
क्वेश्चन में पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स इन फॉलोइंग टेबल। ये जो नीचे टेबल दिया गया है इसमें कुछ ब्लैंक्स खाली है, इसमें कुछ ब्लैंक्स है, इसमें कुछ खाली जगह हैं, उनको आपने फिल करना है। चलो क्वेश्चन को समझते हैं। देखो हेडिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया है आज तक जिनमें ये चार चीजें यूज हुई हो? क्या ऐसी कोई फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ी है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन यूज हुई हो? अगर आप लोगों ने याद नहीं है या आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहां लिंक मिलेगी आपको एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे। उसमें हमने क्या पढ़ा था एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में, यहां मैं सोल्यूशन में लिख के रखूंगा। वही नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होती है किसके बराबर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने पढ़ी है एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। देखो बेटा इसमें यही चार चीजें यूज हुई है जो इस टेबल की हेडिंग है। अब यहां मैंने बताया था जब हमने ये चीज पढ़ी थी कि कभी आपको इस थ्योरम पे, इस फॉर्मूला पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में पूछे जा सकते हैं। इसमें जो चार क्वांटिटीज है, इन चार क्वांटिटीज में से आपको कभी तीन क्वांटिटीज की वैल्यू दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा आप फोर्थ वन की वैल्यू फाइंड करो। बात आ रही है ना समझ में? आपको इन चार में से किसी तीन की वैल्यू दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा फोर्थ वन की वैल्यू आप खुद से फाइंड करो। वही यहां पे करना है। देखो फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो डायरेक्ट लिख करो, इसमें सबस्टिट्यूट। देखो मैं लिखूंगा इट इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, डायरेक्टली इससे कंटिन्यू करता हूं मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है बेटा दैट्स 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है गिवन 1/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है दैट्स 1/50। अब यहां पे आपको क्या आया, इस चीज को आपको सिंपलीफाई करना है। ये तीन फ्रैक्शंस है, तीन फ्रैक्शंस के बीच में प्लस या माइनस साइन है। मैं बार बार बोलता हूं जब भी फ्रैक्शंस के बीच में प्लस माइनस या इक्वल आए तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। या तो हमें पहले एक एक करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है या तीनों का एलसीएम एक बनाना है। चलो मैं पहले इन दो के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो तब मुझे इसका और उसका डिनोमिनेटर एक जैसा बनेगा, वैसे आसान होगा। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन, लेकिन सही तरीका होना चाहिए। 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 अपॉन में क्या आएगा बेटा 15 माइनस 1/15। अब फिर से दो फ्रैक्शंस, दोनों का डिनोमिनेटर एक है तो इनका एलसीएम एक बनेगा। यहां से मैं कंटिन्यू करता हूं। इट इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये एलसीएम बन जाएगा इसका 15। तो 5 + 3 है 8 बेटा, 8 - 1 एंड द लास्ट स्टेप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 7/15। तो फर्स्ट पार्ट के जो ब्लैंक है, जो खाली जगह है, वहां पे हमें क्या लिखना है 7/15। ये बन गया आपके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट फिर से किसकी वैल्यू दी गई है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी की वैल्यू दी गई है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज गिवन एज 0.6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन एज 0.35 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं दी गई है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, माइनस है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट्स 0.25। अब आप लोग क्या करोगे, उस चीज को आप एक साइड में रखोगे जिस चीज की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी चीजों को आप अगले साइड में लोगे। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है, इसको यहीं पे रखेंगे, इन दो नंबर्स को मैं यहां लाऊंगा। इट इंप्लाइज दैट 0.6, देखो ये जो माइनस 0.2 है ना, यहां क्या बनेगा प्लस 0.25। ये जो प्लस 0.35 है ना, यहां बनेगा माइनस 0.35 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कंटिन्यू करता हूं मैं। देखो इन दो के बीच में एडिशन करूंगा। एडिशन कैसे करते हैं? यहां पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? एक ही। यहां पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 2। तो यहां मैं लिख सकता हूं 60। जीरो के लिखने से पॉइंट के बाद ये समझो ये हो या ना हो एक जैसे है। 5 + 0 कितना बनेगा? 5। 6 + 2 कितना बनेगा? 8। फिर पॉइंट 0 + 0 होगा 0.85 माइनस 0.35 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां से हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक स्टेप को। इट इंप्लाइज दैट 0.85 में से माइनस करना है 0.35। देखो 5 - 5 हो गया कितना? 0। 8 - 3 कितना हुआ बेटा आपका? 5.0। तो ये हो गई बेटा आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0.50 या 0.5 ही आप लिख सकते हो। इस ब्लैंक को भी हम लोगों ने फिल किया। इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लो।
अब क्या है, अब है लास्ट पार्ट ऑफ दिस थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। फिर से देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है। ए यूनियन बी की जगह लिखा जाए 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह लिखा जाए 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह लिखा जाए 0.35, और आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन गिवन नहीं है तो इसको ऐसे रखेंगे। अब फिर से अभी मैंने क्या बोला, जिस चीज की वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड में रखो, बाकी सारे वैल्यूज को दूसरे साइड में लिखो। अब क्या मैं करता, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को राइट साइड में लिखता, लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव है ना, इसलिए इसी को लेफ्ट साइड में लूंगा, 0.7 को यहां लिखूंगा, तो इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को जब मैं लेफ्ट साइड लिखूंगा यहां बनेगा प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस 0.7 को मैं उस साइड लूंगा, वहां ये बनेगा माइनस, लेकिन उससे पहले मैं इन दो का ऐड करूंगा। 5 के बाद कुछ नहीं है, 0 है। 0 प्लस 5 कितना बनेगा 5, 5 प्लस 3 कितना बनेगा बेटा 8.0। अब ये 0.7 प्लस था, ये यहां क्या आएगा माइनस। इट एम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल। देखो बेटा मैंने बोला इसके डिजिट के बाद कितना, सॉरी पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे, एक ही। अब यहां मैंने वो एक और जोड़ दिया, 5 माइनस 0 कितना होगा 5, 8 माइनस 7 कितना बनेगा 1, फिर पॉइंट फिर 0। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आई 0.15 के इक्वल। ये हुए क्वेश्चन नंबर 13 के तीन पार्ट्स का सोल्यूशन। डेट इज हमने तीनों पार्ट्स में ब्लैंक्स को फिल किया। Pause the video to note it down. चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 16.3। चलो मैं समझाता हूं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन दिया गया है और किस चीज का आंसर हमसे चाहते हैं ये लोग। गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ऑफ ए से मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5। गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5। ये गिवन दिया गया है कि ए जो इवेंट है उसके होने के चांसेस 3/5 है, बी इवेंट के होने के चांसेस 1/5। ऑल्सो गिवन, और भी एक ही चीज दी गई है, ऑल्सो गिवन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एंड बी आर म्यूचुअली, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये टेक्स्ट वाला बोल रहा है कि ये जो इवेंट्स यहां पे है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सर दो इवेंट्स को हम कब कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब एक की ऑकरेंस दूसरी की ऑकरेंस को रोक देता है। सर इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखें, सर इसका मतलब मैंने बोला था पहले ही कि दो इवेंट्स ए और बी को तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताते हैं जब इनका इंटरसेक्शन किया जाए वो नल सेट आए। इसके कहने का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अब सर हमसे किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहता है, ये कहता है आप मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल है। इसने बोला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी या ए यूनियन बी एक जैसी बात है। क्वेश्चन समझ में आया ना। अब सर हमने तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाली फॉर्मूला यूज की सर, उसमें तो हम उसे तो हम कहते हैं एडिशन थॉर्मोन प्रोबेबिलिटी। हाँ सर हमने तो अभी पढ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होती है किसके इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है सर, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सर वो तो गिवन नहीं है। तो उसके लिए गिवन दिया गया है कि ये जो दो इवेंट्स है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, या मैं यूं कह दूं जो मैंने एडिशन थॉर्मा प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था उस वाले लेक्चर को देखो, डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दी गई है, वहां मैंने इसके नीचे कॉलर लिखी थी। जब भी दो इवेंट्स गिवन दो इवेंट्स म्यूचुअली होंगे तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी उस टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होती है। क्यों, उस टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन 0 होती है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप कहोगे सर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्यों नहीं लिखेंगे, यहां इसलिए नहीं लिखूंगा बिकॉज मैं लिखूंगा बिकॉज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। गिवन दिया गया है बी एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है अगर ए और बी का इंटरसेक्शन किया जाए वो नल सेट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी आएगी 0 के इक्वल। तो इट एम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल विच इज 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज 1/5। दो फ्रैक्शंस है, दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस माइनस और इक्वल टू साइन हो तो क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन यहां नहीं करेंगे बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आसान होगा। डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो एक डिनोमिनेटर लिखेंगे 3 + 1। तो इसका आंसर बनेगा, आंसर लिखने से पहले समझ में आया ना आज का लेक्चर, क्वेश्चन समझ में आए ना सारे, तो लाइक क्यों नहीं करते हो।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपका किसके इक्वल आएगा, 3 + 1 दैट्स 4/5। चलो बेटा इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लो नोट डाउन करने के लिए, अपनी नोटबुक में लिखने के लिए। चलो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।